जी अस्सलाम वालेकुम। KF2 लेक्चर नंबर 50। अच्छा जी, कल हम पढ़े थे डेप्रिसिएशन में ना 4 मौक़ों पर ये जो 14 सवाल थे ना डेप्रिसिएशन के, ये अब मैं आपको यही कहूँगा, अगर इनमें कोई मसला आया है तो दाएं बाएं वाले से शेयर कर लें। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन 6 है, 14 सवाल मैंने कहे थे डेप्रिसिएशन के, ये पेज नंबर 136 से शुरू हो रहे हैं, 137 से। 4 तो आपको क्लास में करा दिए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, अब मोहतरम क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्डिंग की कॉस्ट है 6.8 और बिल्डिंग को बेचा है 6.6 का, तो क्या बिल्डिंग महंगी बिकी सस्ती बिकी? ऑब्वियसली सस्ती बिकी। जब बिल्डिंग सस्ती बिकी इसलिए हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सारा काम नॉर्मल तरीके से करेंगे। ये देखो मैंने WDV को एक्सटेंड नहीं किया तो सारा काम नॉर्मल तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 था, उसमें एक्सपोर्ट हो रहा था फर्नीचर। तो एक्सपोर्ट के केस में क्या करना होता है? एक्सपोर्ट के केस में आपने कंसिडरेशन अगर गिवन हो तो उससे आपने नहीं लिखना। कंसिडरेशन जहां 70,000 है उसको काट के आपने क्या लिख देना है? कॉस्ट। तो ये था केस क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में 7 लाख की बिल्डिंग परचेज की थी, 650 की बेची थी, तो ये भी सस्ती बिक रही है, तो कुछ डिफरेंट करने की जरूरत नहीं थी, सादा कैलकुलेशन करनी थी। वो जो 4 एक्सेप्शंस थी वो नहीं करनी थी। अच्छा, इसमें मसला था क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो बेची थी 650 की, खरीदी थी 4 लाख की, तो महंगी बिकी थी, महंगी। क्वेश्चन नंबर 10 में गाड़ी, हाँ यार गाड़ी के अंदर इसमें कोई मसला नहीं था क्योंकि गाड़ी जो है वो मैंने 13 लाख की बेची और खरीदी थी 14,50,000 की। तो अगर गाड़ी 25 लाख की खरीदी हो, अगर परचेज 25 लाख से ऊपर की हो तो बेचे तो मसला है। ये तो 25 लाख से कम की खरीदी है, ये तो एक्सपेंसिव कार नहीं है, 25 लाख से कम की खरीदी है, तो इसलिए इसके बेचने पे गेन लॉस नॉर्मल तरीके से आएगा। तो ये सारा था मोहतरम। आखिरी में शायद एसेट एक्सपोर्ट हो रहा था बांग्लादेश में, हाँ। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट याद रखिएगा, ये 14 जो है जरा फोकस करके सुनिएगा। इसमें ना पॉइंट 1 पेज 135 पे इसमें 2 लफ्ज लिखे हुए थे। ऐसा भी हो सकता है आप एसेट एक्सपोर्ट कर दें, ऐसा भी हो सकता है आप एसेट ट्रांसफर कर दें आउट ऑफ पाकिस्तान। इसमें ये 2 बातें थी, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ट्रांसफर आउट ऑफ पाकिस्तान भी कर सकते हैं। ट्रांसफर आउट ऑफ पाकिस्तान के साथ आप लिख लें ट्रांसफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। कई दफा ट्रांसफर हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देते हैं। ट्रांसफर्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, ट्रांसफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने कोई फर्नीचर था पाकिस्तान में मौजूद, उसको डेप्रिशिएट कर रहे थे, बाहर आपकी ही ब्रांच थी, तो आपने एक्सपोर्ट की बजाय लफ्ज यूज करेंगे ट्रांसफर का, कि मैंने अपनी ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वही पाकिस्तान से तो चला गया ना, इसलिए समझा जाएगा बिक गया है कितने का, जितनी उतनी उसकी कॉस्ट थी, क्योंकि ऐसी सूरत में ना कंसिडरेशन गिवन ही नहीं होगी। तो मे बी कभी कभी ऐसा हो सकता है, मे बी इट इज ट्रांसफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है? ऐसी सूरत में आपने जो है वो अगर मुफ्त में आपने, मे बी ट्रांसफर्ड फ्री समझ लें, ऑफ कॉस्ट छोड़ें, ऐसी कंफ्यूज करेगा। मे बी ट्रांसफर्ड फ्री हो सकता है, आप बाहर के मुल्क में कोई चीज फ्री ट्रांसफर कर दें। अगर फ्री ट्रांसफर करती तो कितने की बिकी? कंसिडरेशन इक्वल टू कॉस्ट, तो कंसिडरेशन तो फिर गिवन ही नहीं होगी। ओके, अच्छा ये ना ऑनलाइन वालों के साथ और एक फिजिकल क्लास के साथ ये डिस्कस नहीं हुआ था, 2 क्लासेस में शायद डिस्कस हो चुका है। बहरहाल 1-2 मिनट ज़रा दोबारा लगा लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है यार, व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर और नॉट प्लाइंग फॉर हायर, 1-2 क्लासों में शायद डिस्कस हो चुका है। बहरहाल फिर भी सारे हजरात अटेंटिव होकर सुन लें। ये जो है ना व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर, ये होती हैं ऐसी सवारियाँ जो किराए के तौर पर इस्तेमाल हो।
जैसे डेवो बस में सवारियां बैठती हैं, किराया लिया जाता है। न्यू खान बस में सवारियां बैठती हैं, किराया लिया जाता है। एक बस से लाहौर से कसूर जा रही है, आप अड्डे पे गए, आवाजें लग रही थी लाहौर के अड्डे पे, कसूर 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 कसूर। तो एक बस से लाहौर से कसूर सवारियों को लेके जा रही है। इन बसेस और इन जो है वैगन्स को कहते हैं प्लाइंग फॉर हायर। और एक होती हैं गाड़ियां नॉट प्लाइंग फॉर हायर, यानी सड़कों पे चल रही हैं लेकिन सवारियां बिठा के किराया नहीं ले रही। मिसाल के तौर पर डॉलेंस ने अपने सेल्स मैनेजर को गाड़ी दी हुई है, अब सेल्स मैनेजर सवारियों को बिठा के किराया नहीं ले रहा। राइज ने सर आसिफ को जो ऑडिट पढ़ा रहे हैं उनको गाड़ी दी हुई है। अब ऐसा तो नहीं होगा सर आसिफ जब गार्डन टाउन से गुलबर्ग जा रहे हो तो गार्डन टाउन से गुलबर्ग जाते हुए गुलबर्ग गुलबर्ग गुलबर्ग, ऐसा तो नहीं होगा, सारी बात है। तो मोहतरम ऐसी सूरत में गाड़ियां दो किस्म की हो गई, एक वो जिनमें सवारियों को बिठाया जाता है और किराया लिया जाता है, इनको कहते हैं प्लाइंग फॉर हायर। एक वो जिनमें सवारियों को बिठाना मकसूद नहीं होता कि बिठा के किराया ले। ये वाली जो गाड़ियां हैं, तो गाड़ियों की हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। एक ये कि गाड़ी पे क्या माइनस करने की इजाजत है, इनिशियल अलाउंस, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये पढ़ी थी गाड़ी की कॉस्ट को 25 लाख तक रोक के रखना है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो राइज ने सर आसिफ को कोई 45 लाख की गाड़ी दे दी, तो अब राइज वाले 25 लाख डेप्रिशिएट करेंगे और इनिशियल अलाउंस राइज वाले नहीं लगाएंगे गाड़ी पे। अच्छा यार, लेकिन अगर आप डेवो बस वालों को कहो ना, डेवो 25 लाख से नीचे की गाड़ी खरीदना, डेवो भाई क्या हो गया, 25 लाख से नीचे की कौन सी डेवो आती है? हम तो मजबूरन 25 लाख से ऊपर की चीजें खरीदते हैं। हम तो बस ही 3 करोड़ की आती है एक। इनको इजाजत है यार, ये मैंने आपसे बात कुछ बच्चों से नहीं की हुई थी, इनको इजाजत है, इनको पूरी इजाजत है। ये क्या करेंगे जी, ये डेवो बस खरीदें, करोड़ की खरीदें, 2 करोड़ की खरीदें, कॉस्ट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2.5, यानी इसके ऑपोजिट बात है। और इनको एक और रिलैक्सेशन है, इनको इनिशियल अलाउंस में मिलेगा एट द रेट ऑफ 25%। लेकिन ये तो इतना न्यूमेरिकली नहीं आएगा, असल में ना ये न्यूमेरिकली आने का नहीं है, नॉट न्यूमेरिकली, बस थ्योरी की हद तक आपको ये बात पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स में आपको लिख लें यही आएगा, न्यूमेरिकली पेपर में यही आएगा। मतलब ये है कि न्यूमेरिकल जब भी आ जाए ना तो गाड़ी को आपने इधर ही डालना है। हाँ, अगर थ्योरी का सवाल हो तो उसमें देख लेना। तो अगर सवारियां किराए पे चलाई जा रही हैं, यानी सवारियों से किराया लिया जा रहा है, तो उन बसों वालों ने करोड़ से ऊपर की भी खरीद सकते हैं और इनिशियल अलाउंस भी उनको माइनस करने की। अब ये ना कि ये सवाल पूछेगा, आप ये प्लांट का रेट दिया था 25% और इधर आप बस पे 25% रेट लगा रहे हैं, मैं क्या करूँ? अब लॉ में करने लिखा हुआ है, मजबूरी है, इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, और खुदा ना खास्ता यार अगर न्यूमेरिकली आ भी गया, ये तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। 1 करोड़ की कॉस्ट है, बस उसी को इनिशियल अलाउंस लगा देना, फिर आगे ऑनवर्ड डेप्रिशिएट कर देना। अच्छा यार, एक बात और करनी थी कि अब ये लिखा कहाँ होगा, लिखा कहाँ होगा? तो मोहतरम लिखा ये यहाँ होगा, जरा देखना है आपने। इनिशियल अलाउंस पहले मैं बताता हूँ। इनिशियल अलाउंस में आओ, पॉइंट है सेक्शन 23 पेज 136, द व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर, ऊपर लिख सकते हो आप। प्लाइंग फॉर हायर की मिसाल तो डेबू है ना। द व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर इज एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। प्लाइंग फॉर हायर वाली व्हीकल बोलो क्या है? डेवो। ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है और इस पे आप इनिशियल अलाउंस भी कैलकुलेट करेंगे। ऊपर आए, अब वो जो गाड़ी की कॉस्ट रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना 25 लाख तक, पेज 135 पे आए। इसको ना इसी तरह पढ़िएगा जिस तरह मैंने हाईलाइट किया हुआ। जरा पहले इसमें आपने ना येलो वाला पढ़ना है। द कॉस्ट ऑफ व्हीकल शेल नॉट एक्सीड 25 लाख। लेकिन कौन सी कॉस्ट ऑफ व्हीकल, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, 25 लाख तक किस गाड़ी को रोक के रखने? जो नॉट प्लाइंग फॉर हायर है। तो ये वो गाड़ी है जो राइज ने सर आसिफ को दी हुई है। अब ग्रीन वाला नहीं पढ़ना, येलो वाला और स्काई ब्लू वाला,
द कॉस्ट ऑफ व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर। नॉट प्लाइंग फॉर हायर का क्या मतलब है कि सवारियों को बिठा के किराया नहीं लिया जा रहा, तो द कॉस्ट ऑफ व्हीकल शेल नॉट एक्सीड 25 लाख। ये तो सरासी की गाड़ी के लिए रूल हो गया। अच्छा यार, यहाँ पे ना पैसेंजर ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, तो कुछ लोग ये समझते हैं ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बहुत कंफ्यूजिंग है, बेशक इसको ब्रैकेट में ले लो। और कुछ ये समझते हैं कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट से मुराद है शायद सरासिफ पैसेंजर्स को बिठाएंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो इधर भी किराया लिया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये ना लफ्ज़ ऐसे कंफ्यूज करता है। असल में ना कुछ चीज़ें होती हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट, वो चीज़ें ट्रांसफ़र करती हैं, तो इसलिए गुड्स ट्रांसपोर्ट को पैसेंजर से अलग करने के लिए उसने लिखा है। अगेन यहाँ पैसेंजर का मतलब सवारियां नहीं है। सवारियां इसलिए नहीं है पैसेंजर का मतलब कि भाई ये गाड़ी ऐसी है जो राइज ने सरासिफ को दी हुई है, तो यहाँ सवारियां बिठाना मकसूद नहीं होता, तो इसलिए पैसेंजर का लफ्ज़ कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो बेशक इसको अभी फ़िलहाल जो है वो आप ब्रैकेट में ले लें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पैसेंजर का लफ्ज़ उसने शायद इसलिए भी यूज़ किया है कि आप कभी टोकन टैक्स गाड़ी का जमा करवाने जाए ना, तो एक्साइज वाले सवाल पूछते हैं यार वो गाड़ी में कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने गाड़ी किराए पे चलाने लग जानी है, इसका मतलब ये नहीं होता आपने गाड़ी किराए पे चलाने लग जानी है। तो गाड़ी में कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, इस बात का मतलब सिंपल ये होता है कि यार आप पैसेंजर्स की तादाद बता दो, आप कहोगे यार गाड़ी है 2 आगे 3 पीछे बैठेंगे, बस इतनी सी बात होती है। तो इसलिए ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ग्रीन वाला लफ्ज़ इग्नोर करो तो बात बड़ी आसानी से समझ आ रही है। ग्रीन वाली लफ्ज़ की मैं पता नहीं क्यों लॉजिक्स देने लग गया इतनी। द कॉस्ट ऑफ व्हीकल शेल नॉट बी ग्रेटर देन 25 लाख। तो अब बता दें उसूल क्या है। जिन सवारियों से किराया लेना है, सवारियों को बिठा के किराया लेना है जिन बसों में, उनकी कॉस्ट भी माशाल्लाह 25 लाख से ज़्यादा हो सकती है, और उन पे इनिशियल अलाउंस भी कैलकुलेट करेंगे। और वैसे गाड़ी के लिए जो रूल हमें पहले से याद है वो ये है कि गाड़ी की कॉस्ट 25 लाख तक रोक के रखी जाएगी और इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात मैं रिवाइज कराता चलूं, ये एक हमने एग्जांपल की थी प्लांट की, न्यू प्लांट बाय किया है। अब ये वीडियो पॉज करके आप अपने रजिस्टर पे जहां मर्जी ढूंढें, वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा यार, ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा हो और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मैंने प्लांट बाय किया है, मैं इसको 70% यूज करता हूं बिजनेस में, 30% यूज करता हूं घर के कामों में। तो मोहतरम बात एक सुन लें, कुछ क्लासों में मैंने कर भी दी थी लेकिन रिवाइज हो जाएगी। इनिशियल अलाउंस को कभी आपने 70-30 नहीं करना। आपने 70-30 जो करना है, 73 का 70%, 73 का 30%, 39 का 70%, 39 का 30%, 175 का 70-30 नहीं करना, बल्कि 175 बस पूरा माइनस करने की इजाजत है, यानी 70% लगा के नहीं लिखना। तो इनिशियल अलाउंस पूरा माइनस करने की इजाजत है या इनिशियल अलाउंस को भी 70-30 करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, इनिशियल अलाउंस पूरा माइनस करने की इजाजत है, इनिशियल अलाउंस को 70-30 करने की जरूरत बोले नहीं है। ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात आप लिख लें पेज 134 पे, निकालें जरा पॉइंट 3 और 6, पॉइंट 3 और 6 इसमें देखें। The depreciation will be allowed on proportionate base। आगे लिख लें उर्दू में, इनिशियल अलाउंस को प्रोपोर्शनेट करके माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ किसको, बल्कि इस तरह लिख लो, इनिशियल अलाउंस पूरा माइनस होगा, इनिशियल अलाउंस पूरा माइनस होगा, इसको प्रोपोर्शनेट करके माइनस नहीं करेंगे। अच्छा जी, नाउ कम ऑन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, इस पे कल बात चल रही थी। अच्छा, ये जो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है ना, इसकी जरा रिवीजन करते हैं। यार ये 3 किस्म का खर्चा आपने साइंटिफिक रिसर्च में नहीं डालना। नंबर 1, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए आपने कोई डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, यानी यार साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप लेबोरेटरी खरीदोगे ना, तो लेबोरेटरी की बिल्डिंग खरीदी, लेबोरेटरी में सॉफ्टवेयर रखे आपने, लेबोरेटरी की लैंड खरीदी, इससे मुराद लैंड,
लेबोरेटरी की लैंड खरीदी, या फिर नेचुरल डिपॉजिट्स की एग्जिस्टेंस लोकेशन वगैरह मालूम कर रहे हो, जिसे मैंने कल खुदाई कहा था। ये 3 खर्चे इस सेक्शन में फॉल नहीं करेंगे। पहली बात ये होगी मेरी, और ये मुकम्मल होगी। दूसरी बात ये है कि फिर सेक्शन में आएगा क्या, तो मैंने यहाँ अंडरलाइन करके बताया था, आप लिख लें साइंसदानों की तनख्वाह इस सेक्शन में आएंगी। एक बात अब विजुअलाइज कर लें, मैं एक डायग्राम बनाई, जरा इसको विजुअलाइज करें। ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमने एक लैब बनाई है, तो ये मैंने क्रॉस लगाया है कि लैब की लैंड के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा, लैब की बिल्डिंग पे ये सेक्शन, डायग्राम आपके समझने के लिए बनाई है, जरा देखें। लैब की बिल्डिंग के लिए ये सेक्शन नहीं लगेगा, लैब के अंदर पड़े हुए हार्डवेयर के लिए ये सेक्शन नहीं लगेगा, लैब में पड़े हुए सॉफ्टवेयर के लिए ये सेक्शन नहीं लगेगा, बल्कि लैब में खड़े हुए साइंसदानों की तनख्वाह पे ये सेक्शन लगेगा। लैब में बिजली के बिल आ रहे होंगे, वहां ये सेक्शन लगेगा, लैब के अंदर कोई रिपेयर हो रही होगी, वहां ये सेक्शन लगेगा, लेकिन लैब की लैंड, बिल्डिंग, फिक्स एसेट्स वगैरह के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा। और यार इसमें ना एक ऑप्शन है कि जरूरी नहीं आप इतने तगड़े हो और आप इतने मालदार हो कि आप खुद लैब बना लो। तो कुछ लोग साइंटिफिक लैब नहीं बना पाते, वो फिर पता क्या करते हैं, वो 2-3 इदारे मिल के लैब बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे होंडा कार्स, टोयोटा कार्स और किया मोटर्स, ये तीनों मिले, इन्होंने 10-10 करोड़ डाला, 30 करोड़ का एक इदारा बना लिया। अब इस इदारे को ये 3 लोग चला रहे होंगे, तो इस इदारे के खर्चे भी माइनस करने की इजाजत है। ये बात कल पढ़ी थी एक, इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू, कॉन्ट्रीब्यूशन फिर पता क्यों होगी, क्योंकि फिर थोड़े से पैसे होंडा डाल रहा होगा, थोड़े से पैसे जो है वो टोयोटा डाल रहा होगा, सारे पैसे थोड़े थोड़े डाल के खर्चे कर रहे होंगे। इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, और नीचे आ जाए सबसे एंड पे, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन मीन्स इंस्टीट्यूशन सर्टिफाइड बाय फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन पाकिस्तान। ओके, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज, एम्प्लॉय ट्रेनिंग तो आपको समझ आ गया होगा, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है, इसका खर्चा माइनस करने की इजाज़त है। फैसिलिटीज़ पता क्या होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं एम्प्लॉयज़ को जो आप देते हैं, वो होती हैं 2 किस्म की। नंबर 1, एम्प्लॉयज़ को आप जो है वो उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का खर्चा करते हैं, यानी स्कूल खोल दिया या उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल खोल दिया। अच्छा, क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या मतलब है, ये एक फैक्ट्री है, ठीक है जी, ये एक फैक्ट्री है, ये बड़े दूर के इलाके में बनी हुई है, जहां पे जो है सड़कें भी बड़ी मुश्किल से जाती थी। अब इस फैक्ट्री के मालिक ने कहा यार जमीन सस्ती है, जहां फैक्ट्री मिल रही है लगा लो। अब इसने अखबार के अंदर इश्तिहार चलाया, हाँ भाई मैंने फैक्ट्री लगाई है, चलो 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 जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, इस फैक्ट्री के अंदर नौकरियां 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 नौकरियां। कितनी नौकरियां? 10 लाख नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां नहीं। इसने कहा मैं जो है वो 500 लोगों को नौकरी देता हूं। अब 500 लोगों ने कहा पागल है ये, यहां तक तो सड़कें नहीं जाती, हम कैसे जाएंगे? तो इसने क्या कहा, इसने कहा तुम लोग टेंशन ना लो, फैक्ट्री में अपनी फैमिलीज को ले आओ, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी बना देते हैं, अपनी फैमिलीज को ले आओ, तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल भी खोल देते हैं, फैक्ट्री के अंदर ही इतनी बड़ी सहूलतें मुहैया कर देते हैं। अब तो लोग जोक दर जोक फैक्ट्री में चले जाएंगे नौकरियां करने, और हो सकता है रेजिडेंशियल क्वार्टर भी फैक्ट्री में बने हों जिसमें एम्प्लॉयज रहें। क्लियर? अब ये एम्प्लॉयज को क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग, या मैंने फैसिलिटीज की एग्जांपल दी है। लेकिन मोहतरम ये जो मैं सेक्शन अभी पढ़ाने लगा हूं, ये स्कूल के लैंड पे, स्कूल की बिल्डिंग पे नहीं लगेगा, ये सेक्शन हॉस्पिटल के लैंड बिल्डिंग पे नहीं लगेगा, ये हॉस्पिटल में आई हुई एक्सरे मशीन पे नहीं लगेगा, ये सेक्शन हॉस्पिटल में पड़े हुए फर्नीचर पे नहीं लगेगा, क्योंकि इनके लिए तो डेप्रिशिएबल एसेट और इंटेंजिबल वाले रूल्स लगेंगे। ये सेक्शन फिर लगेगा किस पे, ये अस्पताल के अंदर दी गए डॉक्टरों की तनख्वाहों पे लगेगा, ये स्कूल में दी गए टीचरों की तनख्वाहों के ऊपर लगेगा, हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सों की तनख्वाहों के ऊपर लगेगा, हॉस्पिटल के बिजली के बिलों पे ये सेक्शन लगेगा, और एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए जो भी खर्चा हो रहा है वो माइनस करने की इजाज़त होगी, सिवाय स्कूल की लैंड बिल्डिंग वगैरह के खर्चे, क्योंकि उनके लिए कौन सा सेक्शन है 22 डेप्रिसिएशन का।
पर्सन से मुराद क्या होता है यार, मैंने बताया है आपको, बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन को खर्चा माइनस करने की इजाजत है अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। लैंड, बिल्डिंग, लिखे नहीं रहे, लैंड, बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर्स, इंटेंजिबल्स, इनके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगता। कैपिटल नेचर के खर्चों पे ये सेक्शन बोले तो नहीं लगता। A businessman shall be allowed a खर्चा for an expenditure incurred for educational institution or a hospital in Pakistan। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फैक्ट्री में खोला है पाकिस्तान में, हॉस्पिटल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और इस क्यों खोला है जी? एस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज भी अपना इलाज कराएंगे और एम्प्लॉय अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भी। नेक्स्ट पॉइंट बी, इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अच्छा, ये जो बी और सी पॉइंट है ना, ये ट्रेनिंग के लिए है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन से होते हैं? जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं। ये किन के लिए? ये क्या है जी? ट्रेनिंग, बी और सी। और एक है फैसिलिटीज, क्योंकि ऊपर सेक्शन की हेडिंग है ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज। तो ट्रेनिंग करें आप एम्प्लॉयज की, आपको खर्चा माइनस करने की इजाजत है। ट्रेनिंग करने के दो तरीके हैं, ट्रेनिंग एम्प्लॉय को देने के दो तरीके हैं। एक ये तरीके का, लाहौर के अंदर ट्रेन आई और वो रावलपिंडी जा रही है, उस पर बिठा दो, एम्प्लॉय ट्रेन हो जाएगा। खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। ऐसे एम्प्लॉय ट्रेन होगा। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कैसे होगी? कई दफा ना हुकूमत ने ट्रेनिंग के इदारे खोले होते हैं, कई दफा हुकूमत ने ट्रेनिंग के इदारे खोले होते हैं, तो हुकूमत के ट्रेनिंग के इदारों में आप भिजवा दें। फिर ऐसी सूरत में हुकूमत कोई ना कोई आपसे फीस मांगेगी ट्रेन करने की, तो वो खर्चा माइनस करने की इजाजत है। इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। पॉइंट सी, ट्रेनिंग ऑफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन कनेक्शन विद द स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड। अच्छा, इसके लिए ना आपको एक ट्रेनिंग इदारा बनाना पड़ेगा। अगले पॉइंट के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना पड़ेगा खुद, या ट्रेनिंग सेंटर समझ लें। आपको एक ट्रेनिंग सेंटर बनाना पड़ेगा, और ट्रेनिंग सेंटर बना के किससे अप्रूव कराना पड़ेगा? बोर्ड से। यार देखो, कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। अब कुछ फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उनके लिए हुकूमत ने इदारे बनाए हुए हैं कि यार इन लोगों को ट्रेनिंग देनी है तो हमारे इदारों में भेज दो। फिर भी जाहिर बात है कोई ना कोई खर्चा तो आपका होगा इनको भेजने का, वहाँ पे वो माइनस करने की इजाज़त है। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो बड़ी टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे लेबॉर्ट्रीज के अंदर साइंसदानों ने काम करना है तो उनके नए साइंसदान आए हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है। तो कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं, या पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का इदारा है, वहाँ पे बड़े डेलीगेट काम होते हैं, उनकी ट्रेनिंग देनी है। अब हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि हुकूमत ने कुछ बनाया हो, तो ऐसी सूरत में कुछ लोग मिलकर इदारा बना लेते हैं ट्रेनिंग का, और वो इदारा किससे अप्रूव करा लेते हैं? बोर्ड से। लेकिन वहाँ पे वो सिटीजन शर्त है, ऊपर सिटीजन शर्त नहीं है वैसे बी में। सी में सिटीजन शर्त है, पाकिस्तान का आईडी कार्ड होना। तो जिस बंदे के पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है आप उसे ट्रेनिंग दे दें और फेडरल बोर्ड से ये ट्रेनिंग सेंटर अप्रूव करा लें, तो आपको खर्चा माइनस करने की इजाजत है। तो ट्रेनिंग के खर्चे माइनस करने की इजाजत है। अच्छा यार, बैड डेट को जरा छोड़ें। आप आए सेक्शन 32 में। सेक्शन 32 में सेक्शन 32 में पढ़े पॉइंट 2। अच्छा यार, ये दो अकाउंटिंग्स हैं, दो अकाउंटिंग्स हैं। एक है कैश अकाउंटिंग और दूसरी है
एक्रूअल अकाउंटिंग। एक कौन सी है? कैश अकाउंटिंग, और दूसरी कौन सी है? एक्रूअल अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग क्या कहती है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई 15 को, ईयर एंड कब होगा? 30 जून 16। अच्छा, वैसे आपसे पूछ रहा हूं, बिजनेस आपने शुरू किया 1 जुलाई 15 को, और 30 जून 16 की रात को बिजली के कितने बिल आ चुके होंगे? कितने बिल? 11। क्योंकि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, मुझे नहीं पता कहां रह रहे हैं। पाकिस्तान में 30 जून को जून के महीने का बिल नहीं आता। जून के महीने में आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, और जून के महीने में आप बिजली इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही जून के महीने में बिजली इस्तेमाल करते हैं तो जून के महीने का एंड आता है। जब जून के महीने का एंड आता है तो 30 जून की रात को 11 बजे आप बैठ जाते हैं, बापडा वाले बिल भेजें, बापडा वाले बिल भेजें। कभी भी नहीं ऐसा होता 30 जून की रात को 11 बजे बापडा वाले बिल भेज दें। बापडा वाले जुलाई में भी जाके कहीं 10-12 तारीख को भेजते हैं। अच्छा, इस बंदे के ना बिजनेस का पहला साल है, तो इसने 1 जुलाई को कारोबार शुरू किया और 30 जून इसका ईयर एंड आ गया है। जिस बंदे का जिंदगी का बिजनेस का पहला साल है, उसको बिजली के बिल कितने आए होंगे? 11 बिल आए होंगे। सिर्फ किस महीने का बिल नहीं आया होगा? जून का। जून का बिल कब आएगा? अगले साल। जून का बिल कब आएगा? 30 जून के बाद तो अगला साल शुरू हो जाएगा। फर्ज करें 1 महीने का बिल 1 लाख रुपए है, तो कैश अकाउंटिंग में ना ये एंट्री करेगा एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 11 रुपए। कितना डालेगा खर्चे में? 11 रुपए। लेकिन एक्रूअल अकाउंटिंग कहती है, ओ भाई, ओ भाईजान अकल लगाओ। ये भाईजान कहते हैं कैसे अकल लगाते हैं? ओ भाईजान अकल लगाओ, बिजली खर्च कितनी की? कहते हैं 12 महीने जलाई, जल गई बिजली 12 महीने, जल गई, चल गई, जो जो मर्जी समझ लो। तो बिजली 12 महीने जली चली, बोलो, बिजली 12 महीने जली चली। तो जब बिजली 12 महीने जली तो मोहतरम खर्चे में तो 12 महीने जाने चाहिए। इसको कहते हैं अच्छी अकाउंटिंग, इसको कहते हैं अच्छी अकाउंटिंग। और इधर देखता रहे बिल पे कितने किए होंगे, पे कितने किए होंगे बिल? सिर्फ जून का बिल पे करने वाला रहता होगा। यार बाकी क्या करें, बाकी क्या क्रेडिट करें? सोचो 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 सोचो। पेबल, बाकी अपनी लायबिलिटी बुक करें। इसे कहते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग में खर्चे में कितना जाएगा? 11। एक्रूअल अकाउंटिंग में खर्चे में कितना जाएगा? 12। ये जो अकाउंटिंग वाले हैं ना, अकाउंटिंग के टीचर्स, इंट्रो FR1 FR2 के टीचर्स, आंखें बंद करके जहन में लाओ, ये जो अकाउंटिंग वाले टीचर्स हैं ना, ये आपको सिखाते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग। ये वाली अकाउंटिंग इनको अच्छी लगती है, और अकाउंटिंग, ये प्योर अकाउंटिंग भी यही है असल में। लेकिन जो टैक्स वाले शहजादे हैं, वो कहते हैं ओ भाई छोड़ो इस चीज को, हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। आपकी मर्जी है कैश अकाउंटिंग फॉलो करनी है, कैश अकाउंटिंग फॉलो करो। आपकी मर्जी है एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करनी है, एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करो। टैक्स वाले हमारे पे छोड़ते हैं, लेकिन थोड़ी सा कहीं हाथ खींचते हैं, वो मैं देखता हूं कहां खींचते हैं। लेकिन टैक्स वालों की तरफ से इजाजत है दोनों अकाउंटिंग की। लेकिन बहरहाल यार, अगर टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग हमें सजेस्ट करें तो खर्चे में कितना जाएगा? 11। अगर टैक्स वाले हमें एक्रूअल अकाउंटिंग सजेस्ट करें तो खर्चे में कितना जाएगा? 12 जाएगा। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग पसंद करते हैं। वो मैं अभी पढ़ाता हूँ टैक्स वाले आपको कौन सी अकाउंटिंग सजेस्ट करते हैं। लेकिन दोनों अकाउंटिंग्स में फर्क आएगा तो अगली बात समझेंगे ना। तो कैश अकाउंटिंग क्या कहती है? पैसे जाए तो खर्चा बुक करो, या बिजली जलाएं तो खर्चा बुक करो। पैसे कितने गए? 11। लेकिन इधर बिजली खर्च कितनी हुई? 12। तो इसलिए ये अच्छी अकाउंटिंग है। इन दोनों अकाउंटिंग्स में ना खर्चे की अमाउंट में फर्क पड़ जाता है। चलें ये नोट कर लें।
ओके, अकाउंटिंग ऊपर मैंने लिखा हुआ है यहाँ। अकाउंटिंग के दो तरीके हैं, कैश अकाउंटिंग, एक्रूवल अकाउंटिंग। बिजनेस स्टार्ट हुआ है जुलाई 15 को, ये एंड है 30 जून 16। ओके जी, कम बैक जिथे दी। ओके, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। पॉइंट 2 पढ़ो यार पहले। कंपनी शैल रिकॉर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन एन, कोई चॉइस नहीं है कंपनी के पास, या कैश की तरफ जाए या एक्रूवल की तरफ। कंपनी मजबूरन हमेशा कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करेगी? while other persons, ये कौन है? और यार बोल देना, ये कौन है? इंडिविजुअल्स। और कंपनी हमेशा कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करेगी? while other persons कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स या मे रिकॉर्ड इनकम ऑन कैश या एक्रूवल। तो इंडिविजुअल्स को इजाजत है, कैश अकाउंटिंग पसंद करते हैं कैश अकाउंटिंग कर लें, एक्रूवल अकाउंटिंग पसंद करते हैं एक्रूवल अकाउंटिंग कर लें। ओके जी, आगे चलें। अच्छा, अब एक सवाल है कि यार फिर भी जरा इंडिविजुअल्स और एओपीज क्या करें? सजेस्टेड अप्रोच क्या है इंडिविजुअल्स एओपीज के लिए? बेहतर क्या है? कैश अकाउंटिंग फॉलो करें, एक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो करें? पॉइंट 1 कहता है, पॉइंट 1 ना, अब इंडिविजुअल्स एओपीज के लिए एक बात करने लगे। असल में ना 2 पहले होना चाहिए था लॉ में, 1 बाद में होना चाहिए था। A person's income shall be computed as per method of accounting, as per method of accounting। आमतौर पे एम्प्लॉय मींस जो करता है, रेगुलरली जो मेथड फॉलो करता है अकाउंटिंग में। अब पर्सन से मुराद लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में पर्सन ही लिखाइएगा। पॉइंट 1 में मुराद इंडिविजुअल और एओपी है। वजह पता है क्या? यार कंपनी के लिए तो मस्ट हो गया, अ कंपनी शैल रिकॉर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन एक्रूवल बेस। कंपनी तो फंस गई, कंपनी के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सी? और अदर पर्संस के लिए कितनी ऑप्शंस हैं? दो, या कैश या। अदर पर्सन ने पूछा हो भाई बता दो कैश या एक्रूवल, इन्होंने कहा दोनों ऑप्शंस हैं। पॉइंट 1 ने कहा मैं मशवरा दे दूं, बोलने की इजाजत है कि आप कैश और एक्रूवल में से क्या करो। हाँ, इंडिविजुअल्स एओपी ने कहा हाँ मशवरा दे दो, दोनों में से कौन सा मेथड करें? उसने कहा पर्सन्स इनकम शैल बी कंप्यूटेड एज पर अकाउंटिंग रेगुलरली यूज्ड। जो अकाउंटिंग आप रेगुलरली यूज कर रहे हो उस पे चलो। और अकाउंटिंग कुछ लोग एक्रूवल कर रहे होते हैं, और जिनको अकाउंटिंग नहीं आती ना ज्यादा, वो फिर ये देख रहे होते हैं जितने पैसे। बहरहाल दुकानदार की मर्जी है यार। लिबर्टी मार्केट के अंदर 10 दुकानें हैं, हो सकता है 10 में से 8 दुकानदार एक्रूवल अकाउंटिंग यूज कर रहे हो अकाउंटिंग में टैक्स वालों की नजर में नहीं, और 2 दुकानदार कैश अकाउंटिंग यूज। अब उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। तो कहते हैं क्या करें? एक दुकानदार की मर्जी है कि वो अपनी इनकम कंप्यूट करे। मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली यूज्ड, जो भी आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली यूज कर रहे हो उसी के ऊपर आप रहें। क्लियर? तो चॉइस अवेलेबल होगी फिर। तो 2 को पहले पढ़ना, 1 को बाद में पढ़ना। ओके यार, कई दफा ऐसा हो सकता है कि फेडरल बोर्ड जबरदस्ती किसी को कह दे ओए तुम कैश करो, ओए तुम एक्रूवल करो। कह सकते हैं फेडरल बोर्ड जबरदस्ती किसी को? बोलो ना, फेडरल बोर्ड क्या ख्याल है, जबरदस्ती किसी को कह सकता है? कह सकता है। तो फेडरल बोर्ड अगर जबरदस्ती किसी को कह दे तो फिर उसको वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो कोई इंडिविजुअल है, वो कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है, उसके पास तो चॉइस है, इंडिविजुअल्स में रिकॉर्ड ऑन कैश और एक्रूवल। तो इंडिविजुअल की मर्जी है या कैश पे रहे या एक्रूवल पे रहे। लेकिन अगर फेडरल बोर्ड ने उसको जबरदस्ती कह दिया नहीं अबे तू कैश ही कर, तो फिर मजबूरन उसको The board may prescribe that any class of persons shall account for income under the head income from business on cash और accrual। और बोर्ड उसमें कंपनीज को भी कह सकता है कि यार तुम भी कैश फॉलो करो। कह सकता है, कहने को कोई पूछने वाला नहीं बोर्ड को। बोर्ड में प्रेस्क्राइब एनी क्लास ऑफ पर्सन, एनी में तो सारे आ जाएंगे ना,
इनकी उठा के धजियां में खेल दे, शैल अकाउंट फॉर इनकम अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन कैश या एक्रूवल, तो बोर्ड अपनी मर्जी चला सकता है। नेक्स्ट, अच्छा अगर एक बंदा है, इंडिविजुअल है, वो कैश अकाउंटिंग यूज कर रहा है, उसका दिल चाहता है मैं एक्रूवल अकाउंटिंग की तरफ स्विच करूं, वो क्या करे? कमिश्नर को इजाजत दे, जैसे कमिश्नर से इजाजत देता था नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाने की, वैसे ही अ पर्सन में अप्लाई फॉर चेंज इन पर्सनस मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कैसे होगा? या कैश से एक्रूवल या एक्रूवल से कैश, एंड द कमिश्नर मे अप्रूव द एप्लीकेशन इफ द चेंज इज जरूरी। वो उसमें पढ़ा था ना कंपेलिंग नीड का लफ्ज पहली क्लास में, कि अशद जरूरत होनी चाहिए टैक्स ईयर चेंज करने की, तो इधर भी आप कंपेलिंग नीड शो कर दो। अ पर्सन मे अप्लाई फॉर चेंज इन पर्सनस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड द कमिश्नर मे अप्रूव एप्लीकेशन इफ द चेंज इज नेसेसरी टू रिफ्लेक्ट द पर्सनस इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर आप साबित कर दो कि चेंज इज जरूरी और इस चेंज करने से ही मेरी इनकम बेहतर रिफ्लेक्ट होगी, इस चेंज करने से ही मेरी इनकम बेहतर रिफ्लेक्ट होगी, तो फिर आप मेथड चेंज करने की इजाजत है आपको, कोई मसला नहीं। लेकिन भाई जब भी आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग अपना चेंज करोगे तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करते हुए एक का मसला आएगा, एक मसला आएगा मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करते हुए। वो मसला क्या आएगा? वो मसला आपने मसाला लगा के समझना है कि वो मसला क्या आएगा। जब भी आप कैश से एक्रूवल से स्विच करो और एक्रूवल से कैश पे स्विच करो तो मसला ये आएगा, पहले उर्दू में सुन लो, कि आपने ना किसी चीज़ को डबल काउंट करना है, ना किसी चीज़ को इग्नोर करना है। बोलो, ना किसी चीज़ को डबल काउंट करना है और ना किसी चीज़ को इग्नोर करना है। मिसाल के तौर पर 2010 का साल है, आप यूज कर रहे हो एक्रूवल अकाउंटिंग, जहां जहां मैं उंगली रखूं ना वहां देखना। 2010 का साल है, आप कौन सी अकाउंटिंग यूज कर रहे हो? 2011 में आप कैश पे चले गए, 2011 में आप कैश पे चले गए। अब मुझे बताओ आप, अगर मैं 2011 में कैश अकाउंटिंग के ऊपर चला जाऊं तो 2010 में मैंने उधार पे चीजें बेची। आपको पता है उधार पे चीजें बेचते हैं तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट नहीं कर सकते। 2010 में अगर मैं उधार पे चीजें बेचूं, दुकानदार मेरी दुकान पे आया, मुझे कहते हैं मुझे बोतल चाहिए, मैंने कहा ले ले यार बोतल, वो स्ट्रॉ पड़ा हुआ वो भी डाल ले इसमें। कहते यार मुझे बस पैसे नहीं है, वो पी यार कोई मसला नहीं, माउंटेन ड्यू पी तू। मैंने उसको बोतल पकड़ा दी और पैसे नहीं लिए। जब मैंने बोतल पकड़ा दी पैसे नहीं लिए, मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश डेबिट सेल क्रेडिट या रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट? रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, जिसे डेटर डेबिट भी कहते हैं। तो मैं एंट्री कर दूंगा डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा, अब वो ग्राहक अगले से, अभी मैं एक्रूवल अकाउंटिंग यूज कर रहा था। एक्रूवल अकाउंटिंग होती है पैसे नहीं भी आए तो बोतल तो बिक गई ना, तो सेल में डाल दो। जैसे उधर बिजली का बिल नहीं भी पे किया था तो खर्चे में डाल दिया था, वो एक्रूवल अकाउंटिंग होती है। अगले साल में कमिश्नर के पास गया, मैंने कमिश्नर को कहा ओ मेरे भाई जिगर कमिश्नर, मेरे दोस्त, मेरा दिल चाह रहा मैं कैश अकाउंटिंग फॉलो करूं। कमिश्नर ने कहा अच्छा चलो ठीक है, इजाजत है। अच्छा, ये जो रिसीवेबल है अगले साल रिसीव होगा क्या? डेटर अगले साल पैसे देगा? जब डेटर ने अगले साल पैसे दिए तो मैंने कहा ले भी पैसे आ गए, लेकिन अब मैं कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं। अब मैं कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं। कैश अकाउंटिंग ये सिखाती है जब पैसे आए तो सेल रिकॉर्ड करो मोहतरम, लेकिन ये तो मसला हो जाएगा, सेल तो डबल रिकॉर्ड हो जाएगी, सेल तो डबल रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मोहतरम ये गलत है, ये सही है। मुझे कैश डेबिट सेल क्रेडिट रिकॉर्ड करना चाहिए
या ये वाली सेल पहले रिकॉर्ड हो चुकी है? जब भी कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़े होकर आपको महसूस हो कि पहले आप चीजें उधार पे पहले आप एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे और आज से आपने कौन सी अकाउंटिंग फॉलो शुरू करनी है? कैश। तो एक ट्रांजिशनल फेज सी आएगी। कुछ डेटर ऐसे होंगे जिन्होंने इस दिन से पहले चीजें खरीदी होंगी, इस दिन से पहले चीजें खरीदी होंगी और इस दिन के बाद पैसे दे रहे होंगे। तो यार उनको डबल सेल में ना डाल देना। डबल सेल में डालने का क्या मतलब है? इस साल में भी सेल में डाल दिया, इस साल में भी सेल में डाल दिया। पिछले साल क्यों सेल में डाला? क्योंकि चीजें बेची हैं, एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो हो रही है। अगले साल क्यों सेल में डाला? कैश डेबिट सेल क्रेडिट करने की गलत एंट्री कर दी कि भाई कैश आ गया इसलिए सेल में डाला है। तो यार ऐसा नहीं करना। जब भी कभी एक्रूअल से कैश पे स्विच करो तो जो चेंज की फेज आएगी, इस चेंज की फेज में आपने सेल डबल रिकॉर्ड करनी है या आपने सेल एक ही दफा रिकॉर्ड करनी है? चलें जी, ये नोट कर लें। ये हमारा बन रहा है पॉइंट नंबर 4। अच्छा, ये बात मैंने इनकम की या खर्चों की? सेल इनकम होती है, खर्चे होते हैं? इनकम होती है। अब एक बात खर्चों की भी कर लेते हैं, एक बात खर्चों की भी कर लेते हैं। फर्ज करो यार 2010 का साल है, 2010 के साल आप एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। 2010 के साल एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करते हुए आपने खर्चा बुक किया, खर्चा डेबिट पेएबल। फर्ज कर लो बिजली का बिल है आखिरी महीने का, आपने खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट कर दिया। अगले साल बिल आया लेकिन आपने अगले साल बिल जब आया तो आपने पे कर दिया। अगले साल बिल आपने पे कर दिया, तो जब अगले साल बिल आपने पे किया अब तो आप कैश अकाउंटिंग की तरफ आ गए हैं। तो गलत एंट्री क्या हो सकती थी? खर्चा डेबिट। लेकिन खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री करने की आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट करने की आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर आप खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट कर दें तो ऑन हो गया। खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर आप खर्चा रिकॉर्ड कर दें दूसरे साल भी तो खर्चा डबल रिकॉर्ड हो जाएगा, खर्चा डबल रिकॉर्ड हो जाएगा। अब स्क्रीन ओपन हो रही है, उतनी देर में दोबारा सुन लो एक्सपेंस वाली एंट्री। पहले ऐसा कर लेते हैं कि पढ़ लेते हैं, उतनी देर में स्क्रीन ओपन हो जाएगी। किताब में निकाल लो पॉइंट नंबर 5। इफ अ पर्सन्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग हैज चेंज्ड, बोलो। इफ अ पर्सन्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग हैज, अगर किसी बंदे का मेथड ऑफ अकाउंटिंग बदल जाए तो द पर्सन से मिला था बिजनेसमैन, द बिजनेसमैन शेल एडजस्ट इनकम्स, वो इनकम्स को एडजस्ट करेगा। शेल एडजस्ट डिडक्शंस, डिडक्शंस क्या होती हैं? खर्चे। शेल एडजस्ट इनकम्स, शेल एडजस्ट डिडक्शंस एंड शेल एडजस्ट क्रेडिट so that no item is omitted and no item is taken into account more than। जब भी आप कैश से एक्रूअल अकाउंटिंग की तरफ जाओ, जब भी आप कैश से एक्रूअल अकाउंटिंग की तरफ जाओ या जब भी आप एक्रूअल से वापस कैश अकाउंटिंग की तरफ आओ, तो आपने दो ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं? दो ध्यान रखने हैं। पहला ध्यान क्या रखना है? पॉइंट 5 पहले मैं पढ़ता हूं, फिर वो मैं मिसाल ना खोलता हूं दोबारा। जब भी आप कैश से एक्रूअल पे जाओ आपने दो ध्यान रखने हैं। नो आइटम इज, मैं सेल दोनों साल ही ना डालूं, ये भी ब्लंडर है। नो आइटम इज ओमिटेड, समझ आ गया? नो आइटम इज ओमिटेड, सेल दोनों साल ही ना डालूं, ये तो ओमिट हो गया, दोनों साल ही इग्नोर हो रहा है, ये तो गलत है। नो आइटम इज ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब क्या है? ओमिटेड का मतलब है ना सेल 2010 में डाली ना 11 में डाली। ये तो ब्लंडर है ना, किसी एक साल में तो डालें ना। किसी आइटम को भूल जाना है और ना किसी को डबल रिकॉर्ड करना है, मोर देन वंस। अम्मी ने फोन किया, बेटा दही ले आओ किलो। अच्छा अम्मी मैं आ रहा हूं। बेटा ना दही भूलना, ना
दही डबल ले आना, हाँ हाँ मैं भूलूंगा, मैं नहीं, डबल भी नहीं लेके आऊंगा। तो इसका क्या मतलब है, ना भूलो ना डबल रिकॉर्ड करो। इसका क्या मतलब है, किलो ले आओ, ना भूलो ना डबल लेके आना बेटा। अच्छा अभी फिर मैं किलो ले आता हूं। तो यही लॉ मेकर इधर कह रहे हैं, सेल को ना भूलो ना डबल डालो, नो आइटम इज टेकन इनटू अकाउंट मोर देन वंस, ना सेल को भूलो ना डबल डालो। तो क्या करो फिर, इसका मतलब लिखना है इसको, इसका मतलब है सेल एक दफा रिकॉर्ड होगी, ना भूलनी है ना डबल डालनी है, इसका मतलब है सेल एक ही दफा रिकॉर्ड। तो इफ अ पर्सन मेथड ऑफ अकाउंटिंग हैज चेंज्ड, तो कितनी चीजों को भूलना नहीं है, नंबर 1 इनकम को ना भूलना ना डबल रिकॉर्ड करना है, नंबर 2 खर्चों को ना भूलना ना डबल रिकॉर्ड करना है, नंबर 3 टैक्स क्रेडिट्स को, वो भी कोई पेएबल बेस पे होते हैं लेकिन वो छोड़ें, कोई नहीं इतने हमारे। अच्छा तो 3 चीजों को ना भूलना है और ना डबल रिकॉर्ड करना है। हाँ मैं आपसे यार बात कर रहा था, अब आपको नोट करने का टाइम देता हूं ये वाला पॉइंट। क्या आपने 2010 में जून के महीने का बिजली का बिल अंदाजा लगाया कि 4 लाख आएगा, तो आपने अंदाजा लगाया, खर्चा बुक कर लिया, खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट, लेकिन अगले साल आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर लिया और कौन सा अकाउंटिंग कर लिया, कैश अकाउंटिंग। जब आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग बदला, जब आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग बदला, तो बदलते ही आपको ख्याल आया यार मेथड ऑफ अकाउंटिंग तो मैंने बदल ली है, तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग बदलने की वजह से अब तो मैंने कैश पे करने पे खर्चा रिकॉर्ड करना है, तो आपने गलती से एंट्री कर दी कैश क्रेडिट खर्चा डेबिट। हालांकि आपको पता है यार जो पिछले साल के पेएबल पे होते हैं तो फिर खर्चा दोबारा रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि जब पिछले साल के पेएबल पे होते हैं तो पेएबल डेबिट हो जाता है और कैश क्रेडिट हो जाता है। चलें ये नोट कर लें। ओके इधर आ जाओ वापस। यार ये कैश अकाउंटिंग क्या होती है, कैश अकाउंटिंग और एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होती है, ये तो मैंने आपको वो पिछली मिसाल में बता दिया है ना कि कैश अकाउंटिंग क्या होती है। और कैश अकाउंटिंग ये होती है पैसे जाने का वेट करो फिर खर्चा रिकॉर्ड करो, वो वाली। एक्रूअल अकाउंटिंग होती है पैसे जाए ना जाए कोई टेंशन नहीं, जब आपके कंधों के ऊपर बोझ बढ़ गया है बिजली का, इस्तेमाल कर ली तो खर्चा बुक कर लो। ये किसकी डेफिनेशन है जी, कैश अकाउंटिंग की और एक्रूअल अकाउंटिंग की। मैं रिलैक्स फॉर 30 to 40 मिनट्स, 30-40 मिनट में लगेंगे। ओके कैश अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग क्या कहती है, अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन अ shall come income when it is milli, shall come income when it is milli, and shall record खर्चा when it is pay किया। तो what is cash accounting, बोलो, record income when pay when received, बोलो, record income when received, and what is cash accounting, record खर्चा when it is paid। गलत बात कर दी, सेल कब डालो इनकम में, जब सेल के पैसे, और खर्चों को कब रिकॉर्ड करो, जब पे हो जाए। ये कैश अकाउंटिंग है। देखो ना कैश अकाउंटिंग में हमने पेड वाले खर्चों को रिकॉर्ड किया था, ये देखो कैश अकाउंटिंग में हमने क्या किया था,
रिकॉर्ड खर्चा व्हेन इट इज पेड। ये कैश अकाउंटिंग है। दोबारा पढ़ लो। A person accounting for income under the head income from business on a cash basis shall कमा income when it is, बोलो बोलो बोलो, shall कमा income when it is, और खर्चा कब रिकॉर्ड करेगा? when it is paid। ओके। एक्रूअल अकाउंटिंग क्या है यार? एक्रूअल अकाउंटिंग, ये देखना लफ्ज वही है, डिराइव इनकम, डिराइव इनकम, खर्चा रिकॉर्ड करो, खर्चा रिकॉर्ड करो। व्हेन इट इज रिसीव्ड या व्हेन इट इज रिसीवेबल। ड्यू का मतलब होता है रिसीवेबल, लिख लो। बताएं जी, इनकम कब रिकॉर्ड करें? जब रिसीव हो जाए या जब रिसीवेबल हो? और मेरे डियर, खर्चा कब रिकॉर्ड करें? जब पे हो जाए या जब पेबल हो। क्लियर? इधर देखो, खर्चा पे नहीं हुआ था, पेबल था, फिर भी हम बुक कर रहे थे। तो बताओ जी, कैश अकाउंटिंग क्या कहती है? रिकॉर्ड खर्चा व्हेन इट इज, रिकॉर्ड खर्चा व्हेन इट इज पेबल। लेकिन इधर पेबल का खाली मतलब ये ना समझ लेना कोई बोंगी कि पेबल है तो 1 रुपया ही खर्चा है। नहीं, जो 11 पे हो गया वो तो ऑब्वियसली खर्चा है ना, उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं। जो 11 पे हो गया वो तो ऑब्वियसली खर्चा है, पेबल भी खर्चे में डालेंगे, मतलब ये बैड डेट हमने छोड़े हुए हैं। बता दो जी, डिराइव इनकम व्हेन इट इज, इनकर खर्चा व्हेन इट इज पेड। इधर आ जाओ, डिराइव इनकम व्हेन इट इज रिसीवेबल, रिकॉर्ड खर्चा व्हेन इट इज पेएबल। अच्छा यार, अब आगे ना पॉइंट 2 में ऐसे ही तंग कर रहा है आपको। पॉइंट 2 में कह रहा है यार तुम्हें क्या पता ड्यू क्या है? उसे क्या भाई, मैंने जो है अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, मुझे पता है ड्यू क्या होता है। टाइम जाया करे आपका। ड्यू बोले क्या होता है? रिसीवेबल होता है। ड्यू क्या होता है? रिसीवेबल। रिसीवेबल को ड्यू कहते हैं। आपने बोतल बेच दी, पैसे नहीं आए, आपने बोतल बेच दी, पैसे नहीं आए, एंट्री होगी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा, आपको पता है कई दफ़ा डेटर कहता है यार पैसे मैं किस्तों में दूंगा। हाँ, कहते हैं कई डेटर कि पैसे मैं, आपने बोतल बेची, मोहल्ले में उस बंदे ने आके कहा यार 20 रुपए की बोतल है, इंशाल्लाह 20 दिन में 1-1 रुपया करके दे दूंगा। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे आपने सुने डेटर कह, अपना काम करो, कई दफ़ा ऐसे आपने सुने कि डेटर कहते हैं यार पैसे ना पोस्टपोन कर दो। क्या मतलब है? पैसे पोस्टपोन कर दो, यार पैसे ना 3 महीने बाद दूंगा, डिले कर लो यार। कुछ लोग पैसे किस्तों में देते रहते हैं और कुछ लेट करके एक ही समय देते हैं। अच्छा, इन दोनों का नाम बदल जाता है या इनको स्टिल डेटर ही कहते हैं? और स्टिल डेटर ही कहते हैं, चाहे डेटर पैसे किस्तों में दे, चाहे डेटर पैसे लेट करके दे। डेटर तो डेटर है, बोलो, और डेटर तो डेटर है। एन अमाउंट इज ड्यू। ड्यू का क्या मतलब है? रिसीवेबल। एन अमाउंट इज रिसीवेबल व्हेन द बिजनेसमैन बिकम्स एंटाइटल्ड टू, जब आप एंटाइटल हो जाए पैसे लेने के। एंटाइटल कब होते हैं पैसे लेने के? जब बोतल उसको पकड़ा दी, अब आप एंटाइटल हो गए हैं पैसे लेने के। बोतल उसको पकड़ा दी, वो लेके जा रहा था, रास्ते में टूट गई, आप फिर भी पैसे लेंगे। एन अमाउंट इज रिसीवेबल, एंट्री लिख लो, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। एन अमाउंट इज रिसीवेबल व्हेन द बिजनेसमैन बिकम्स एंटाइटल्ड टू इवन इफ द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। यार ये ना इंग्लिश में इसको जरा आसान करवाता हूं। Even if the time for payment is postponed, डिस्चार्ज ऑफ एंटाइटलमेंट लिख, अगर याद रह सकते हैं तो कोई मसला नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं। अगर ये लफ्ज मुश्किल लग रहा है डिस्चार्ज ऑफ एंटाइटलमेंट,
तो इसका नाम मतलब पेमेंट है। तो रिसीवेबल को कब रिसीवेबल कहते हैं? चाहे टाइम फॉर पेमेंट इज, अब मेरे से ये ग्रुप में सवाल करके ना पूछना पेमेंट नहीं हो रही, यहां तो हमें डेटर ने पैसे देने हैं, वो बात आपकी ठीक है, दूसरे बंदे ने पेमेंट करनी है, इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिख दिया, कोई मसला नहीं। द टाइम फॉर पेमेंट इज पोस्टपोन्ड और द अमाउंट इज पेएबल बाय कस्टमर इन बाय कस्टमर इन इंस्टॉलमेंट्स और द अमाउंट इज पेएबल बाय कस्टमर इन इंस्टॉलमेंट्स। तो बताओ इवन इफ का क्या मतलब है? इवन इफ का मतलब है चाहे एन अमाउंट इज रिसीवेबल, देखो इधर पहले, एन अमाउंट इज रिसीवेबल चाहे टाइम फॉर पेमेंट इज पोस्टपोन्ड, कोई मसला नहीं, चाहे अमाउंट इज पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट्स। तो चाहे अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में पेएबल हो या चाहे अमाउंट पोस्टपोन कर दी जाए, ये अमाउंट तो रिसीवेबल में जाएगी। अच्छा आगे चलो, पॉइंट 1 में हमने क्या पढ़ा था जी? ड्यू का लफ्ज, और यार पॉइंट 1 में पेएबल का लफ्ज भी तो पढ़ा है शहजादे, पॉइंट 1 में पेएबल का लफ्ज भी पढ़ा है। अच्छा अब 2 में ना ड्यू की डेफिनेशन दी है इसने, अब 3 में आओ पेएबल की डेफिनेशन दे रहा है। 3 में किसकी डेफिनेशन दे रहे हैं? पेएबल की। एन अमाउंट इज पेएबल बाय अ बिजनेसमैन व्हेन, एन अमाउंट इज पेएबल बाय व्हेन। अच्छा मुझे बताओ कि पेएबल्स तो कई तरह के होते हैं, जैसे बिजली का बिल पेएबल है, जून के महीने का बिजली का बिल नहीं आया, क्या एंट्री करोगे? एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। अब आप मुझे बताओ एक अमाउंट पेएबल कब बनती है बाय बिजनेसमैन? व्हेन द इवेंट शो दैट लायबिलिटी है, जब इवेंट शो करे लायबिलिटी हो गई है। इवेंट क्या है? बिजली इस्तेमाल, किस वजह से बिजली के बिल के लिए लायबल फील करते हैं, जब इवेंट हो जाए। इवेंट का नाम इधर क्या है? बिजली इस्तेमाल। एंड खाली बिजली इस्तेमाल होना जरूरी नहीं है, एंड द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कैन बी डिटरमिन्ड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। ये है ना, मीटर रीडिंग जाके नोट कर लो, मीटर की पता नहीं अब क्या स्पेलिंग होती है, तो मीटर रीडिंग नोट कर लो, यहां से रीजनेबली एक्यूरेट हो सकती है अमाउंट। मीटर रीडिंग चेक करके रीजनेबली एक्यूरेट हो जाएगी अमाउंट, तकरीबन एक्यूरेट अमाउंट मिल ही जाएगी ना आपको। तो एन अमाउंट इज पेएबल, ऊपर एंट्री लिख लो, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। एन अमाउंट इज पेएबल बाय अ बिजनेसमैन व्हेन बिजली इज इस्तेमाल, और जिस वक्त अमाउंट मुय्यर की जा सके। यार आप कह रहे होंगे छुड़वा के पढ़ा रहे हैं यार, ये अजीब बात है, बेडेड का सेक्शन छुड़वा दिया है, ये छुड़वा दिया है, सॉरी यार माजरत, लेकिन ये मैं क्या करूं, ये पॉइंट 5 और 6 जरा फ्रेश माइंड चाहता है, तो इस वक्त मैं आपसे ये शेयर नहीं करना चाह रहा। पॉइंट 5 और 6 फ्रेश माइंड चाहता है, और इंशाल्लाह इसको तसल्ली से पढ़ेंगे। 5 और 6 लिंक्ड है, बड़ा मेन सेक्शन है हमारा। 5A यार 5A में ना एक जनरल एंट्री है, आप दुकान पे गए और आपने दुकान पे जाके 100 रुपए की चीजें उधार पे खरीदी, और 2 दिन बाद आप दुकानदार के पास गए और दुकानदार को कहा यार ये मैं तेरे पैसे लेके आया हूं। दुकानदार ने कहा कसम से लोग महीना इंतजार करवाते, तू 2 दिन में पैसे ले आया, जा यार तुझे मैंने 6 रुपए छोड़े, माफ किए, जा। ठीक है, तो आपने चीजें खरीदी थी, चीजें खरीद के आप पैसे देने गए और आपने पैसे बोले जल्दी दे दिया, तो अब अगला बंदा जिसको आप पैसे दे रहे हैं तो खुश होगा आपसे, और खुश होके क्या कहेगा, यार मैंने तुझे 6 रुपए
छोड़े। यार सोचो आपको पैसे देने कितने पड़ेंगे, 94, लेकिन क्रेडिटर किताबों में कितने पे खड़ा है, लाइबिलिटी तो खत्म करनी पड़ेगी ना किताबों से, क्योंकि आपको पता है 94 देकर जान छुड़ा ली 100 रुपए देने से। देखो ना, आपने किसी बंदे के 100 रुपए देने हैं, वो कहे 94 दे दो, तो आप क्या करोगे, 94 दे दोगे और 100 रुपए से आपकी जान छूट जाएगी, बाकी आपको खुशी होगी। इसको कहते हैं इनकम। हाँ, कोई इंट्रो के टीचर्स अक्सर लिखवाते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, लेकिन मैं इस साइड पे जाना नहीं चाह रहा था, सादा इनकम का लफ्ज भी तो लिखने में कोई हर्ज नहीं ना। इनकम खुशी, इनकम का लफ्ज लिख लें, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम का लफ्ज लिख लें, जो लफ्ज पसंद है लिख लें यार। ये मैं 0.5 कराने लगा हूं पेज 146 पे। अच्छा जी, बताइए चीजें उधार पे खरीदने की एंट्री। परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। आप पेमेंट करने गए तो जल्दी पैसे अगर आपने दे दिए तो कितने पैसे दिए, कितने उधार से जान छूटी, आपको खुशी कितनी होगी, 6 रुपए की खुशी होगी। इस खुशी को आप कहाँ डालेंगे, इनकम में, बस। तो सादा सी बात है, टैक्स वाले, अकाउंटिंग वाले भी इसको इनकम में ही डालते हैं। वैसे टैक्स वाले इस 6 रुपए को क्या कहेंगे, इनकम, और ये 6 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, जाहिर बात है इनकम में जाएगा तो इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये है मोहतरम सेक्शन 34 का 5A, ये मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। सेक्शन 34 का 5A कि अबे 6 रुपए को कहाँ ले जा रे, इनकम में ले जा रे, ले जा यार, ले जा रे। अच्छा, इफ अ खर्चा इज अलाउड फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, देखो इधर, आपको पता है जब बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बनता है तो परचेजेस खर्चे में जाती हैं। हाँ, खर्चा ना मानो, सेल में से माइनस तो होती है, बस ये समझ लो, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के ना सोचना अभी। तो आपको पता है जब बिजनेस में परचेजेस होती हैं तो सेल में से माइनस होती हैं। अब पढ़ो। अच्छा, आज ना ये कॉन्सेप्ट्स बड़े आसान आसान से, इंशाल्लाह इंग्लिश पे आपको जल्दी याद हो जाएगी। इफ अ खर्चा इज अलाउड फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, क्या होती है, ट्रेडिंग लाइबिलिटी होती है चीजों का उधार। बैंक को जो आपने उधार देना होता है वो ट्रेडिंग लाइबिलिटी होती है या वो कैश लाइबिलिटी होती है। बैंक से आपने उधार लिया, जो पैसे वापस करने हैं, तो वो कैश लाइबिलिटी होती है, ट्रेडिंग लाइबिलिटी होती है। तो ट्रेडिंग लाइबिलिटी लिखो, चीजें उधार पे खरीदी हैं, गुड्स। तो इफ अ खर्चा इज अलाउड फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, इधर देखो, खर्चे से मुराद ये है डिडक्शन। आप पढ़ो, इफ अ खर्चा इज अलाउड फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, बोलो इफ अ खर्चा इज अलाउड फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी एंड पर्सन डिराइव्स एनी बेनिफिट अगेंस्ट इट, एनी फ्यूचर लिख लो, एंड पर्सन डिराइव्स एनी फ्यूचर बेनिफिट अगेंस्ट इट, और बंदा इसके अगेंस्ट फ्यूचर में क्या कमा ले, बेनिफिट। नहीं बोलो, the benefit shall be chargeable under that income from business in the year of receipt। जिस साल वो बेनिफिट रिसीव हुआ, किस साल रिसीव हुआ पता नहीं, जिस साल रिसीव हुआ। फर्ज करो 30 दिसंबर को चीजें बेची थी और अगला बंदा 2 जनवरी को पैसे देके चला गया, या 28 जून को चीजें बेची थी, अगला बंदा 3 जुलाई को पैसे देके चला गया। तो जिस साल वो खुशी मिली उस साल किस में डाल दें, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। आप बताएं, याद कर लो इधर ही, वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी एंड द पर्सन हैज पेड द लाइबिलिटी, बल्कि नहीं, एंड द पर्सन डिराइव्स एनी बेनिफिट लिखा, एंड द पर्सन डिराइव्स एनी
benefit against. The benefit shall be chargeable under that income from business. जिस साल वो बेनिफिट मिला. ओके, सेक्शन 35, 5 और 6 मुझे पता रह गया. सेक्शन 35. होय 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 होय, हंसना नहीं है. कहते हैं मैं आपको बताता हूं बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलती है. मैं कहते हैं मेरी तरफ से कॉस्ट ऑफ सेल मैं बताऊंगा बिजनेस की कैसे निकलती है. आपने कहा हमें पता है कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलती है. कहते हैं नहीं नहीं मैं बताऊंगा. कहते हैं A प्लस B माइनस C for calculating income from business for a tax year, the cost of stock in trade disposed. Cost of stock in trade disposed को accounting वाले teachers कहते हैं cost of sales. For calculating income from business for a tax year, the cost of sale is calculated as follows. Is calculated as follows. A plus B minus C. A क्या है वे? A is the, भाई पढ़ो अपना, अभी बड़ा टाइम है, 15-20 मिनट होंगे. A is the opening value of stock. B is the stock acquired. Acquired को क्या कहते हो? Purchases. B is the purchases in the year. And C is the closing stock. So what is the formula? Opening stock plus purchases minus closing stock. Okay. अच्छा यार, बुरा ना मनाओ तो मुझे बताओ, ये शेर शायर ने लिखा हुआ है, बुरा ना मनाओ तो मुझे बताओ, अगर बुरा ना मनाओ तो मुझे बताओ कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है. यार इतनी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं कि इस क्लास में बैठे हुए सारे ही मुतवज्जे हो जाएं. इतनी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं. ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ये जिंदगी में अगर आपको पता चल गया ना तो खीर हो जानी है. द ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक शैल बी द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर. खीर हो गई है. कहता है ओपनिंग स्टॉक होता है पिछले का क्लोजिंग. ये बात अगर आज आप याद कर लो तो मैं आपको मानूं. मगरिब से इशा टाइम देने इस लाइन को, घंटा डेढ़ लगाना इसको याद करने में. तो बच्चों अकल के पक्को, पता क्या चला? हंसना नहीं है, हा 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 लगे हो घर में. कहता है 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक, अगले साल का क्या होता है? ओपनिंग. हम अगर क्लास में होते हंस हंस के लोटपोट हो जाते. तो भाई यार ये तो बताने की जरूरत नहीं थी, बड़ी बात बताई इसने. द ओपनिंग स्टॉक shall be the closing stock of the at the end of previous year. पिछले साल के क्लोजिंग को इस साल का क्या कहते हैं? ओपनिंग. अभी यार रशीद का पता है तुझे? रशीद ओ पता है, वो तेरा किराएदार है, ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है. यार रशीद ने ना घर किराए पे दे दिया, किराए पे आ गया. सॉरी यार, रशीद ने कोई कारोबार शुरू किया. रशीद ने कारोबार शुरू किया. रशीद ने जब कारोबार शुरू किया तो रशीद के कारोबार का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? मुझे सोच के बता दो. रशीद ने कारोबार अभी शुरू किया, रशीद का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? मालूम तुझे इधर से? रशीद का ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा क्योंकि रशीद ने कारोबार इस साल शुरू किया है. तो जो बंदा कारोबार इस साल शुरू करे उसका ओपनिंग स्टॉक होता है या नहीं होता? यानी उसका ओपनिंग स्टॉक 0 होता है. बोलो बोलो, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? 0. लेकिन यार कुछ बिजनेसमैन ऐसा करते हैं कि ना दुकान शुरू होने से पहले घर में सामान कुछ महीना पहले ला के रख लेते हैं. जैसे आपने लैपटॉप्स का कारोबार शुरू करना है तो आप जर्मनी से आ रहे थे, आपको पता है आपके फॉरेन विजिट होते रहते हैं, तो आप जर्मनी से आ रहे थे, हंस रहे, तो आप जर्मनी से आ रहे थे, तो जर्मनी से आते हुए आपने ना 10 लैपटॉप खरीद लिए और ला के दुकान अपने घर रख लिए स्टोर में, और आपने कहा अगले महीने ना मैं दुकान खोलूंगा इंशाल्लाह लैपटॉप्स की. तो अब वो लैपटॉप आपके घर में पड़े हुए हैं. जिस दिन आप दुकान पे लाके रखोगे ना, उस दिन की फेयर वैल्यू लैपटॉप्स की आपकी दुकान का ओपनिंग स्टॉक समझा जाएगा. क्लियर? तो जो लोग बिजनेस का पहला साल है, जिनका बिजनेस शुरू किया, तो अकल क्या कह रही है
कि जिस बंदे के बिजनेस का पहला साल है उसका ओपनिंग स्टॉक 0 है, लेकिन लॉ मेकर क्या कह रहा है, कहते नहीं यार उसका भी ओपनिंग स्टॉक ले लो। उन्होंने कहा हैं उसका ओपनिंग स्टॉक वो क्या ले? उसने कहा वो अगर कोई घर में सामान उसने लाके रखा हुआ था ना, तो जिस दिन दुकान पे लाया ना उस दिन की उसकी फेयर वैल्यू। Where the person commenced the business in the year, जहां बंदा इस साल बिजनेस शुरू करे। The fair value of the stock acquired prior to commencement of business, उसने कब का खरीद के रखा हुआ है? Acquired prior to commencement of business। फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की वजह से ली जाएगी उसकी कॉस्ट? The fair market value shall be determined at the time the stock is put in business। जिस दिन आपने स्टॉक बिजनेस में डाला उस दिन की फेयर वैल्यू इसकी क्या ले ली जाएगी? ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो अब दो सिनेरियोज हो गए। जिस बंदे का रनिंग बिजनेस है, उसका रनिंग बिजनेस ये कई सालों से कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह, दुकानें हैं कई, आपको पता है, तो उनके पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग। और जो बंदा इस साल कारोबार शुरू करे तो उसके लिए ना जो सामान घर से लाके बिजनेस में रखे ना, जिस दिन बिजनेस में लाया उस दिन की फेयर वैल्यू उसकी ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक समझी जाएगी। द क्लोजिंग वैल्यू, अच्छा क्लोजिंग वैल्यू कैसे निकलती है ये देखो ना यार, असल में ना बात पता है क्या है, ये पॉइंट ए को इधर एक्सप्लेन कर रहे हैं और पॉइंट सी को इधर एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू शैल बी लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर। तो जो हजरात इंट्रो पढ़ चुके हैं उनको पता है, जो इंट्रो F1 इकट्ठी पढ़ रहे हैं उनको भी इंशाल्लाह इस दफा पता चल जाएगा कि ये क्या चीज होती है। तो आसान सी चीज है, आप लोगों को पता है। द क्लोजिंग स्टॉक शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ले जी, जैसे कि आपसे कहा गया था 1 घंटा 10 मिनट ओवर हो गए, अब हम खत्म करते हैं थ्योरी पढ़ना। अब हम मूव करते हैं, कुछ आपसे कहते हैं इधर उधर की बातें करेंगे। तो यार एक सवाल होमवर्क में दिया था, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपका मुझे नहीं पता आपने किया या नहीं किया। हो गया सारा? कोई एक मसला आया हो? कोई एक मसला नहीं आया हो? चलो यार तो अच्छी बात है। देखो जैसे क्वेश्चन 2 है, इसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आपको उल्टानी पड़ेगी, इसमें आपको लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग उल्टाना पड़ेगा, इसमें आपको गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर उल्टाना पड़ेगा। और ये तीनों चीजें उल्टा के आपको क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 3 रुपए की जगह टैक्स वाले 7 रुपए का इनिशियल अलाउंस और 3 रुपए के टैक्स सेक्शन माइनस करने देंगे। माना कि डेप्शन सेम है, बहरहाल इनिशियल अलाउंस भी तो माइनस करने देंगे। कोई फिगर आगे पीछे तो नहीं हो रही? नहीं। 7 रुपए के लॉस की जगह टैक्स वाले 5 रुपए का लॉस माइनस करने देंगे और 8 रुपए के खुशी को उल्टा के 4 रुपए की खुशी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आपको पता है खर्चों को उल्टाते किस साइन के साथ है? ऐड करके। और इनकम्स को उल्टाते किस साइन के साथ है? लेस करके। या टैक्स वाले ये भी कहेंगे फाइन टू गवर्नमेंट को उल्टा दो, ये भी आपका खर्चा नहीं है। टैक्स वाले ये भी कहेंगे कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को माइनस किए रहने दो, कोई मसला नहीं। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड माइनस हो चुकी है। टैक्स वाले कहेंगे खैर है कोई नहीं यार आपने माइनस की है। इसमें ज्यूम मैं कर रहा हूं कि वो इफेक्टिव अरेंजमेंट हुए में कि जब वो रिटायर होगा तो टैक्स कटेगा। तो टैक्स वाले कहेंगे कोई मसला नहीं, ये नॉर्मल खर्चा माइनस हुआ रहने दो। अच्छा वैसे बताओ 14 तक पहुंचते हुए ये नॉर्मल सा खर्चा माइनस हुआ है, टैक्स वाले क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए प्रॉपर्टी टैक्स माइनस हुआ है। 21 का ए सबसे पहला पॉइंट, सेक्शन 21 का ए आपको याद है? उसमें हमने पढ़ा था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है, उसमें हमने पढ़ा था कि टैक्सेस सेस रेट सारे माइनस करने की इजाजत है सिवाय इनकम टैक्स के। याद आ रहा है? तो प्रॉपर्टी टैक्स तो 21 का ए जाके खोल के रिवाइज करिए, मैं नहीं कर रहा, उसमें डायग्राम बनवाई थी। तो 21 के ए में हमने पढ़ा था टैक्सेस सारे माइनस करने की इजाजत है सिवाय इनकम टैक्स के।
तो ये इनकम टैक्स 21 के ए की रोशनी में बोलें क्या बन गया, नॉट अलाउड। तो प्रॉफिट तक पहुंचते इनकम टैक्स माइनस हो चुका था, इसे भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब थ्योरी के पास पेपर्स की तरफ आए। वो एक सवाल कर रहे थे हम साजिद वाला, साजिद 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 साजिद, जी मैं आ रहा हूं, जल्दी आओ साजिद। जी मैं आ गया। और सुनाओ साजिद, क्वेश्चन 26 पास पेपर्स का। अबे साजिद क्या हाल है रे तेरे, कहाँ रह गया था तू? पढ़े जी क्वेश्चन 26 में पॉइंट नंबर 3। ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज अ कार एट अ कॉस्ट ऑफ 12 लाख। 25 लाख से महंगी गाड़ी, 25 लाख से सस्ती। गुड, एक्सेलेंट, आगे चलो। विच हैज बीन यूज्ड फॉर पर्सनल एज वेल एज, थोड़ी सी गाड़ी पे घर के काम कर रहे, थोड़ी सी गाड़ी पे, थोड़ी सी गाड़ी पे घर के काम कर रहे, थोड़ी सी गाड़ी पे नहीं, गाड़ी तो एक ही है। थोड़े से घर के काम करे, थोड़े से बिजनेस के। ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज अ कार कॉस्टिंग रुपीज 12 लाख व्हिच हैज बीन यूज्ड फॉर थोड़ा सा घर के काम, थोड़ा सा। आपने ना ऐसे साजिद की तरफ मुंह किया, साजिद ये ख्वाहिशात का जहां नहीं है। साजिद कहता है यार मेरी भी एक ख्वाहिश है। तो साजिद ये ख्वाहिशात का जहां नहीं है, कहते हैं खुद सुन तो ले मेरी ख्वाहिश, हो सकता है मैं पानी मांग रहा हूं। मिस्टर साजिद वांट्स अ ग्लास ऑफ वाटर, नहीं, Mr. Sajid wants to claim depreciation including initial allowance. साजिद कहते हैं मैं डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहता हूं इंक्लूडिंग इनिशियल अलाउंस ऑन द फुल अमाउंट ऑफ कॉस्ट, पूरी कॉस्ट के ऊपर। बताओ जी, गाड़ी पे कहते इसकी ख्वाहिश है इनिशियल अलाउंस मिलेगा, ये ख्वाहिश इसकी दुनिया में पूरी हो सकती है? बोलो ये ख्वाहिश इसकी दुनिया में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पूरी हो सकती है? फिर क्यों कहते हो सर मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है मैं इसको पूरा कर लेता हूं, चाहे अल्लाह ने मना भी किया हो। मेरा दिल चाह रहा था मैं गाने सुनने बैठ गया। क्या मुझे बताओ दुनिया में इसकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि मुझे इनिशियल अलाउंस मिल जाए? तो यही तो समझाया जा रहा है यार, दुनिया में सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करनी। मतलब कहते हैं मैं पूरी करके ही मरूंगा, तो फिर मरने के बाद ठुकाई प्रोग्राम भी होगा जरा। अच्छा, साजिद वांट्स टू क्लेम डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग, इसकी ख्वाहिश यार मैं पूरी कर दो यार, इसी पे किसी तरह ख्वाहिश पूरी करो, जायज ना जायज तरीके से पूरी करो बस। लॉ जब लग रहा हो ना तब आपको बड़ी चीजें समझ आ रही होती हैं, नहीं सर ये बात गलत हो जाएगी। तो जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है चलो कर लो यार, सारे कर रहे हैं, क्या कहें साजिद को, चलो कर लो यार इनिशियल अलाउंस माइनस, सारे कर रहे हैं। अगर इधर 100 का मजमा बैठा होता 100 के 100 ने मुझे रोकना था, आप पढ़ा कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं। तो मतलब मैं नहीं इनिशियल अलाउंस माइनस कर सकता, क्यों नहीं माइनस कर सकता? गड्डी का छेड़ा, गड्डी तो कार है ना, व्हीकल है, इनिशियल अलाउंस माइनस नहीं कर सकता। इसकी एक ख्वाहिश को फारिग करें। यार एक और मसला है, चाहता है फुल कॉस्ट के ऊपर ना डेप्रिसिएशन माइनस कर लूं। नहीं यार साजिद ऐसा ना कर, ना 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 सर साजिद नहीं यार, नहीं, तूने ना 12 लाख पे डेप्रिसिएशन का रेट लगाने, और डेप्रिसिएशन का रेट लगा के बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी 15%, 12 लाख पे 15% का रेट लगाना है, फैक्टर पे लगाना होगा 50%। तो पता नहीं टैक्स ईयर आप कहेंगे 2008 है, बहुत पुराना सवाल है, तो ना लगाइएगा, जो भी है 50% फैक्टर शेक्टर के चक्कर में नहीं पड़े, इसका थ्योरी का सवाल है, एक्सप्लेन का सवाल है। तो 12 लाख पे मोहतरम आपने फुल अमाउंट के ऊपर कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, आपने प्रोपोर्शनेट करके चार्ज करनी है, क्योंकि थोड़ी सी गाड़ी घर के कामों में इस्तेमाल हो रही है, थोड़ी सी गाड़ी बिजनेस के कामों में इस्तेमाल। तो दो मसले हैं, साजिद की ख्वाहिशात पे पानी फेर दें या नाजायज तरीके से पूरी करने दें? पानी फेर दें। तो अपनी ख्वाहिशात पे नियत करते हो पानी फेरने की, बैठे बैठे नियत करो, नियत करते हैं, सही वाली बता। तो यार छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी,
फिर तो ख्वाहिशात पे अपनी पानी में मरने के बाद अल्लाह को कहना अल्लाह तेरी मान के आया हूँ। अच्छा जी, इंक्लूडिंग बोले इनिशियल अलाउंस, ये भी ब्लंडर मार रहा है। और फुल कॉस्ट के ऊपर हम माइनस नहीं करेंगे, फुल कॉस्ट के ऊपर हम माइनस नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको जो है प्रोपोर्शनेट बेस पे माइनस करेंगे। हाँ, कॉस्ट पे रेट तो लगेगा, लेकिन जितना बिजनेस में यूज हो रहा है उतना माइनस करेंगे। क्लियर? क्लियर मैन? फ्रेश चाय पी? ओके, इधर चाय पी के भी फ्रेश नहीं होता बंदा, अल्लाह का हुक्म ना हो तो। ओके, चलें जी आगे। अच्छा, अब इसको लिखोगे कैसे सर? आप पेन गिर गया तो कुछ नहीं होता। अच्छा, इसको लिखोगे कैसे? इसमें ना थ्योरी में आप जो मोटी मोटी बातें हैं जरा सुन लो। पहले आप ना एक बात लिखना, व्हीकल इज एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। बोलो। नहीं, एलिजिबल कहां से है? व्हीकल इज डेप्रिशिएबल एसेट। व्हीकल इज, यार हद होगी। व्हीकल इज, ये वो नीचे ऊपर चला गया सफा दोबारा। व्हीकल इज डेप्रिशिएबल एसेट। पहली बात आप ये लिखोगे, व्हीकल इज डेप्रिशिएबल एसेट, यानी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। व्हीकल फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। पहली बात ये लिखोगे। दूसरी बात, पेज 134 पे लिख रहे हो, साथ लिख लो। व्हीकल्स फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, या कैपिटल एसेट नहीं, डेप्रिशिएबल एसेट। व्हीकल्स फॉल्स इन द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। आगे लिखो, इट्स डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन, भाई इट्स डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेस। पेज 134, इट्स डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। दूसरी बात ये लिख लो, पेज 134 वाली, बिकॉज इट इज पार्टली यूज्ड इन बिजनेस एंड पार्टली प्राइवेट। दूसरी बात ये लिख के आओगे। और तीसरी और आखिरी बात मोहतरम ये लिख के आओगे कि सेक्शन 23 वाली, इट इज नॉट एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, सो नो इनिशियल अलाउंस विल बी अलाउड। ये बात भी लिख लें, इट इज नॉट एलिजिबल depreciable asset, so initial allowance will not be allowed। तीसरी बात ये लिख के आओगे। चलें जी, छिक के रखें काम आगे। पॉइंट 4 पढ़ें जी। पॉइंट 4, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैंने बाय किया यार, ये काम यानी 2008 को, एट अ कॉस्ट ऑफ 9 लाख का क्या सॉफ्टवेयर होगा? 9 लाख का सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर इज लाइकली टू यूज फॉर 12 years। अच्छा, लाइफ एसेटेनेबल है, नॉट एसेटेनेबल है? एसेटेनेबल है, तो इसलिए फिर लाइफ पे डिवाइड कर देंगे इसको 12 साल पे। लेकिन यार एक काम है कि इसमें ना उसी तरह लिख के आना है। पहली लाइन मैं बताता हूं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल, फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल। दूसरी बात आपने लिख के आनी है कि इट्स लाइफ इज ascertainable, that is, so it will be amortized over a period of 12 years। लेकिन एक बात और लिख के आनी है, वो आपने लिख के आनी है, ये जो एक्सप्लेन का सवाल होता है ना, इसमें थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी कराएं तो कोई हर्ज नहीं है, हल्की फुल्की कर आनी चाहिए, कोई हर्ज वाली वैसे इसमें बात नहीं है कि 9 लाख को 12 से डिवाइड कर दिया। लेकिन एक काम और करना है, इट्स अमोर्टाइजेशन विल बी, लेकिन 12 नंबर है, वैसे साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो लंबा ही काम हो जाएगा, तो थ्योरी में तक डिस्कशन करना वो ज्यादा बेहतर होगा। और अगली बात मोहतरम ये है इसमें कि आपने ना एक फैक्टर लगाना है नंबर ऑफ डेज वाला, तो एक फिर ना लॉ की प्रोविजन और लिख के आनी पड़ेगी। पहली बात मैंने क्या बताई है, इट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल। दूसरी बात क्या बताई है, 12 ईयर पे अमोर्टाइज करने। तीसरी बात आपने ना पेज नंबर 141 पे ये वाली लाइन में लिख के आनी है, पॉइंट 6 वाली, क्योंकि इंटेंजिबल ना 1 जनवरी से 30 जून तक इस्तेमाल हुआ है, तो क्या पूरा साल इस्तेमाल हुआ है या साल का कुछ हिस्सा, साल का कुछ हिस्सा इस्तेमाल हुआ है। तो एक लाइन आपने और लिख के आनी है, वो क्या लिख के आनी है, इफ इंटेंजिबल इज नॉट यूज्ड फॉर होल ऑफ द ईयर डिडक्शन शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। मुझे नहीं पता सोल्यूशन में मैंने लिखे नहीं, ये फॉर्मूला आप लिखाइएगा, A into B over C। ओके, यार ये ना 2 सवाल करके आने आपने, टिक कर ले। 28 के बी का 1 और 2, 28 के बी का 1 और 2, ये आपने जरूर करके आने हैं।
28 के बी का 1 और 2 ये होमवर्क में है, ये इससे आपको डेप्रिसिएशन रिवाइज होगी। अच्छा जी, आगे जरा एंड से देख लेते हैं। क्वेश्चन 44, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। ये 6 नंबर का सवाल आया है कि इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की आपने प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स बतानी है। तो यार ये वही है, अब मैंने आपको कहा था ये मैं थोड़ा टाइम आज आपका लूंगा, आज के दिन ये मैं ले रहा हूँ आपका टाइम। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं यार, एक बार ज़रा नज़र मारने बनने को तसल्ली हो जाती है। आप समझ रहे होते हैं हमारी जान ले ली जा रही है, भैया क्या जान लेनी है यार, हद होगी, और इतने अच्छे बच्चे हैं सारे। तो इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर ये वाले रूल है, ये माइनस करने की इजाज़त है। अच्छा, ये क्वेश्चन 42 भी कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द ईयर 2029 सलमान शाह सोल्ड द फॉलोइंग एसेट्स, अ व्हीकल यूज्ड बाय मैनेजर इन चार्ज। सलमान शाहिद का बिजनेस होगा कोई, इसने अपने मैनेजर को कोई व्हीकल दी हुई है, जैसे राइज ने सराज से को गाड़ी दी हुई है, तो द व्हीकल वॉज परचेज फॉर 3.1 मिलियन। अब इसमें सोचिएगा कि व्हीकल जो है वो 2.5 से सस्ती थी, महंगी थी, तो 25 लाख से महंगी खरीदी हुई है व्हीकल। तो वो जो हमने 4 एक्सेप्शंस पढ़ी थी ना, उसमें ये दूसरी एक्सेप्शन थी। तो ये इंशाल्लाह आप कैलकुलेट कीजिएगा, सही निकल आएगा आपका। ये 42 हो गया। अच्छा, 41 का ए करेंगे हम। सिकंदर हैज रीवैल्यूड हिज फैक्ट्री बिल्डिंग। यार रीवैल्यू मतलब पता है क्या होता है कि बिल्डिंग आपके पास ही है, बाजार में जाके आपने उसकी कीमत लगवा ली है। तो सिकंदर हैज रीवैल्यूड इट्स बिल्डिंग, बिल्डिंग आपके पास ही है और आपने बाजार में जाके इसकी क्या लगवा ली है, कीमत लगवा ली है। तो ऐसी सूरत के अंदर मोहतरम आपने क्या करना है, आप बताएं कि कॉन्सिक्वेंटली ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है रीवैल्यूड अमाउंट पे, कॉन्सिक्वेंटली ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। अब ये देख इधर इधर, बिल्डिंग इसने रीवैल्यू कराई है और नतीजा डेप्रिशिएट किस पे कर रहा है, रीवैल्यूड अमाउंट पे डेप्रिशिएट कर रहा है। तेरी मेहरबानी, रीवैल्यूड अमाउंट पे डेप्रिशिएट क्यों कर रहा है? आप कहेंगे सर महंगी हो गई है तो रीवैल्यूड अमाउंट पे डेप्रिशिएट कर रहा है। और रीवैल्यूड अमाउंट पे क्यों डेप्रिशिएट कर रहा है? हमने पढ़ा था डेप्रिशिएट किया जाता है ओपनिंग बीवी को। किसी को याद है ओपनिंग बीवी? तो यार डेप्रिशिएट, वो दूर बैठा हुआ कह रहा है मुझे ओपनिंग बीवी याद है। पेज 144, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑन ओपनिंग बीवी। तो रेट किस पे लगेगा? ओपनिंग बीवी पे। यार ये रीवैल्यूएशन को टैक्स वाले नहीं मानते, तो इधर उधर ना अब वो कहने लग गया था एक सड़क है जो पत्तोकी से यूरोप पे जा रही है, तो पेड़ पागल बना रहे, पत्तोकी से यूरोप में जा रही है, हमें पत्तोकी का रास्ता पता है, हमने उसी पे जाना है। तो मोहतरम इसी तरह बताएं, मार्केट वैल्यूज पे रेट लगते हैं या ओपनिंग WDVs पे? तो इसलिए हम ओपनिंग WDV पे डेप्रिशिएट करेंगे। ये इस पे कमेंट है, क्योंकि टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते कि आपका एसेट महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा यार ये वही रेपिटेशन है। क्वेश्चन 35, इंटरटेनमेंट की लिमिट्स बताएं। ऊपर ऐसे 2-3 लाइनें डाली हैं ऐसे पता नहीं क्या बला हो गई है। क्वेश्चन 35, यार ये बता शहजादे, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट मे बी अडॉप्टेड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट करें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में बाय फॉलोइंग पर्संस, जो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं। कंपनी अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रही है तो डिस्क्राइब करें कौन सा मेथड यूज करेगी। एक्रूअल बेसिस। कहां लिखा हुआ है यार, जो आज पढ़े हमने। कंपनी अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रही है, सर थ्योरी याद करनी है, सर साथ याद करनी है, या सर आप हमें फरवरी में टाइम देंगे, रख के बंदा लगाए, फरवरी में रिवीजन करनी है, थ्योरी याद करनी है तूने बैठ के। पेज 145, प्यार से समझाए, रख के लगाए खत्म करो यार, ये बात कम होनी चाहिए, रख के लगाए, और रख के लगानी भी नहीं होती, माफ कर दिया करें अगले बंदे को। तो कंपनी ने पेज 145 पे लिखा हुआ है इनकम इनकम कंपनी ने रिकॉर्ड करनी है ऑन एक्रूवल बेसिस। अपना काम कर, इधर उधर लोग कुछ करने लगेंगे तो देखने लग जाएगा। एनी पर्सन अदर देना कंपनी, एनी पर्सन अदर देना कंपनी, वो क्या करेगी? और बोलो एनी पर्सन अदर देना कंपनी,
may record on cash or may record on accrual basis. Clear? Yes, state the provisions of income tax law relating to change in method of accounting for income under that income from. कहते हैं एक बंदा इनकम कमा रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में और वो चाहता है मैं अपना चेंज करूं मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मुझे लॉ की प्रोविजंस बता दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करने पे। को पढ़ा है कभी मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करना? किससे पूछना पड़ेगा मेरे भाई? मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो चेंज करना है ना वो दो जगह लिखा हुआ है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, दो बातें इसमें करके आनी है। ये जो लिखा होता है ना प्रोविजंस, तो प्रोविजंस होता है लॉ में जो जो बात इस बारे में लिखी हुई है। स्टेट द प्रोविजंस, लॉ में जो जो बात लिखी हुई है चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में वो लिख के आए, वो बताएं। तो लॉ में कौन कौन सी बात लिखी हुई है मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करने के बारे में? पहली बात लॉ में लिखी हुई है मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करने के बारे में कि आपने कमिश्नर से इजाजत लेनी है। सेक्शन 32 का 4 और 5, आपने कमिश्नर से इजाजत लेनी है। दूसरी बात लिखी हुई है मेथड चेंज करते हुए सेल को भूल नहीं जाना, सेल को डबल रिकॉर्ड नहीं करना। क्लियर? ओके यार ये आपको बात भूली होगी। कैरेट लिमिटेड 1 कहते हैं मैंने खर्चा किया 4,50,000 का ऑन प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट जिसने रेवेन्यू जनरेट करना है 12 साल तक। तो प्रमोशन को लिखो एडवर्टाइजमेंट होती है। कहते हैं मैंने एक एडवर्टाइजमेंट की है जिसने, बता दो कौन कौन बैठा हुआ है ये। अच्छा, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट की है जिसका फायदा कितने साल तक आने? बोले 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 12 साल तक आने। मैंने एक एडवर्टाइजमेंट किया जिसका फायदा कितने साल तक आने? बोले 12 साल तक आने। क्लियर? अब बता दें जी इनटैंजिबल का सेक्शन क्या कहते हैं? इनटैंजिबल का सेक्शन क्या कहते हैं? ये मैंने आपको कहा था यार ये ना एडवर्टाइजमेंट के लिए पॉइंट है और ये ना आपको भूला होगा, मैं जरा याद करा दूं। इनटैंजिबल का सेक्शन, एनी एक्सपेंडिचर that provides a, पेज ना 141 बनते हैं। Any expenditure that provides advantage or benefit for a period of more than, हर वो खर्चा जो 1 साल से ज्यादा का फायदा दे उसे क्या कहते हैं? इंटेंजिबल। इस वजह से मोहतरम मैंने कहा था एडवर्टाइजमेंट, और मैंने लिखवाया था मुझे याद है एडवर्टाइजमेंट को आपने एसेट बनाना है और एसेट बना के 12 साल पे अमोर्टाइज करना है। तो ये लिख लें इंटेंजिबल है। आगे यार एक बात याद रखना, ये जो है ना अगर आप डेप्रिसिएशन की बात करो, इनिशियल अलाउंस की, इनिशियल अलाउंस आपको मिलता है सेकेंड हैंड प्लांट जो पाकिस्तान से परचेज किया उस पर नहीं। अच्छा दो मिनट 3 मिनट खत्म। इनिशियल अलाउंस मिलता है किसके ऊपर? जो पाकिस्तान से सेकेंड हैंड प्लांट खरीदा उस पे नहीं। इनिशियल अलाउंस पता है किस पे लगता है? इनिशियल अलाउंस लगता है जो नया प्लांट पाकिस्तान से खरीदा। या एक और बात मैंने की थी, भूली ना हो, सुन लें दोबारा यार, अगर सेकेंड हैंड प्लांट आप बाहर के मुल्क से खरीद लेना उस पे भी इनिशियल अलाउंस मिल जाता है। क्लियर? अब मैं दो फिक्रे आपके सामने पढ़ा हूं और क्लास खत्म कर रहा हूं। यार कहते हैं मैं इनिशियल अलाउंस 4 मिलियन का रिकॉर्ड करना चाहता हूं एक सेकेंड हैंड यूज्ड का क्या मतलब है? इक्विपमेंट प्लांट एक्वायर्ड इन पाकिस्तान। लोकली का क्या मतलब है? लोकली पाकिस्तान से, वो फ्रॉम एमएसएड लिमिटेड जो भी है उसको छोड़ो, लोकली का मतलब लिखो पाकिस्तान से, यूज का मतलब लिखो। कहते हैं सेकेंड हैंड प्लांट मैंने पाकिस्तान से खरीदा, इस पे मैं इनिशियल अलाउंस डालना चाहता हूं 4 मिलियन का। डालने दें ये वाला 4 मिलियन का इनिशियल अलाउंस। कहते हैं डालना चाहता हूं 4 मिलियन का इनिशियल अलाउंस, डालने दें इसको ये 4 मिलियन का इनिशियल अलाउंस। पता नहीं कैसे निकाला, इसने इजाजत ही नहीं है सेकेंड हैंड प्लांट पे इनिशियल अलाउंस लगाने की। अलाउड है नॉट अलाउड? लिखो आगे नॉट अलाउड, क्योंकि प्लांट कौन सा है? सेकेंड हैंड। और आखिरी बात,
इसी सफ़े पे कहते हैं मैं इनिशियल डेप्रिसिएशन अलाउंस यानी इनिशियल अलाउंस डालना चाहता हूं। एक पुराना प्लांट है, 3 साल चला हुआ है, पुराना प्लांट है जो मैंने चाइना से मंगवाया। बता दो पुराना प्लांट अगर चाइना से मंगवाई इस पे इनिशियल अलाउंस मिलेगा? सोच के बताना। पुराना प्लांट चाइना से मंगवाई इस पे इनिशियल अलाउंस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये सेकंड हैंड तो है लेकिन नॉट यूज्ड इन पाकिस्तान। चाइना से मंगवाया, हुकूमत खुश होगी, इनिशियल अलाउंस देगी। क्लियर हो गया? इनिशियल अलाउंस कितने % पे मिलेगा? 25% पे। अच्छा, इसकी रिमेनिंग लाइफ प्लांट की कितनी है? 7 साल। तो इसको कितने सालों पे डेप्रिशिएट करेंगे? 7 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे। बंदा उठा ले कुर्सी, इतना मारे ये कुर्सी आपके घर तक पहुंच जाए, अगर घर में किसी ने गलती की है। और भाई इनिशियल अलाउंस 25% होगा, बाकी बिल्डिंग के लिए 10%, कंप्यूटर के लिए 30%, बाकी सब के लिए 15%। तो मोहतरम खुदा के लिए ऐसी बात ना कर दी, प्लांट के ऊपर 15% रेट है। ये लाइफ पता नहीं क्यों दी हुई है मोहतरम, लाइफ इंटेंजिबल्स में देखनी थी। इंटेंजिबल्स में स्ट्रेट लाइन मेथड है, यहां तो WDV मेथड है और लॉ मेकर ने रेट दिए हुए हैं। खुदा के लिए ऐसी बोंगी ना मार रही कि इसको 7 साल पे डेप्रिशिएट कराई। बोलो ये क्या है? प्लांट, इस पे इनिशियल अलाउंस मिलना है जी बिल्कुल। पाकिस्तान से नहीं लिया, चाइना से लिया है, तो इस पे लिखो इनिशियल अलाउंस मिलेगा 25% और इस पे डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। तो पहले साल डबल डेप्रिशिएट करेंगे, इनिशियल अलाउंस भी रिकॉर्ड करेंगे और डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, ओवर। अस्सलाम वालेकुम।